देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आइए जानते हैं कुछ खास खबरों के बारे में। बिहार चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की बारी है। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसको लेकर सियासी सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल पर नजरें हैं। दूसरा चरण राजद के लिए खासा मायने रखता है। दूसरे चरण की 94 सीटों में 1/3 पर 2015 के चुनाव में राजद ने कब्जा किया था। बड़ी बात यह है कि दूसरे चरण में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत तय होनी है। दूसरे चरण में कई बाहुबली भी और उनके करीबी भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण के बाद दूसरे चरण को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं। एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा था। इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अब तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी के जंगल का युवराज वाले बयान पर महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो देश के पीएम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन वो आए थे तो उन्हें बिहार के विशेष पैकेज, बेरोजगारी, भूखमरी पर बोलना चाहिए था। लोगों की उम्मीद थी कि वो इस पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। राज्यसभा चुनाव में विधायकों की संख्या के बूते सपा के पास सिर्फ एक उम्मीदवार को जिताने की क्षमता है, लेकिन सपा ने 11वें प्रत्याशी के रूप में उतरे प्रत्याशी को समर्थन देकर सबको चौंका दिया है। सपा ने बसपा की राह में रोड़े अटकाने के साथ भाजपा में भी टूट की पृष्ठभूमि तय करने की कोशिश की है। भाजपा आसानी से 8 प्रत्याशी जिताने की क्षमता रखता है और उसने 9वां प्रत्याशी उतारने का जोखिम नहीं लिया है। 8 सीटें जिताने की क्षमता के बाद भी भाजपा के पास 25 वोट अतिरिक्त हैं। नामांकन की समय सीमा पूरी होने से कुछ मिनट पहले प्रकाश बजाज ने सपा के कुछ विधायकों के समर्थन से पर्चा दाखिल कर राज्यसभा चुनाव में हलचल तेज कर दी है। इसके पीछे भाजपा की उलझन बढ़ाने के साथ बसपा को भी सियासी मात देने की मंशा दिखती है। सपा नेतृत्व ने बजाज को उतारकर जहां एक और बसपा उम्मीदवार के राज्यसभा जाने के रास्ते को पेचीदा बनाकर उसे यूपी में आसान सियासी बढ़त लेने से रोकने की कोशिश की है। साथ ही भाजपा में कुछ विधायकों की मुखर हो रही नाराजगी पर भी सियासी निशाना साध कर राजनीतिक बिसान पर भगवा टोली को मात देने की चाल चली है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच मुंगेर में गुरुवार को नाराज भीड़ ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। दरअसल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर में पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। इस घटना पर कई राजनीतिक दलों ने बयान दिया। दूसरी तरफ गुरुवार को मुंगेर शहर में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के कार्यालय पर हमला कर दिया। कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। शहर के पूरब सराय ओपी के सामने पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए एसपी और डीएम को हटाने के आदेश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर में अगर आप जमीन खरीदने या घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना पूरा हो सकता है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि खरीद बिक्री के कानून में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद देश के किसी भी नागरिक को वहां जमीन खरीदने और घर बनाने का अधिकार मिल गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या कोई भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। उस वक्त और अब में बहुत कुछ बदला है। साल 2019 में अगस्त के महीने में अनुच्छेद 370 और 35A हटा। इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। अब केंद्र सरकार ने इस मामले में बड़ा बदलाव किया है। भूमि खरीदी से जुड़े कानूनों में जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ। अब जम्मू कश्मीर से बाहर का निवासी भी यहाँ जमीन ले सकेगा। इसमें कुछ और नियम भी हैं, जैसे खेती वाली जमीन को लेकर कानून है। खेती वाली जमीन सिर्फ खेती के लिए ही इस्तेमाल की जा सकेगी। गैर खेती हर व्यक्ति को या नहीं बेची जा सकती। हालांकि खेती वाली जमीन पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर हेल्थ केयर सेंटर बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने यह फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के विकास पर चर्चा हो रही थी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। सरकार का यह मानना है कि इससे यहाँ निवेश में आसानी होगी और भारत के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी निवेशक आसानी से आ सकेंगे। भारतीय अब जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान या फिर कोई भी बड़े व्यापार के लिए आसानी से जमीन खरीद सकते हैं।
पाकिस्तान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की आबो हवा बिगाड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के लिए सिर्फ यहां पराली जलाने की घटनाएं ही जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान के गांव में जलाए जाने वाले पराली का धुआं भी इन क्षेत्रों में पहुंच रहा है। पाकिस्तान में जलाई जाने वाली पराली से पंजाब सहित उत्तर भारत के अन्य राज्यों में प्रदूषण फैल रहा है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई गई हाई वॉल्यूम सैंपलर मशीन से मिले आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के गांवों से आ रहे धुएं से सीमावर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर में 30% का इजाफा हुआ है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर 3,323 किलोमीटर लंबा है। इसमें पंजाब से पाकिस्तान की सीमा 553 किलोमीटर जुड़ी हुई है। इंडेन ने अपने गैस उपभोक्ताओं के लिए नया नंबर 7718955555 जारी किया है। इस नंबर का प्रयोग झारखंड सहित पूरे देश के उपभोक्ता IVRS या SMS के जरिए गैस बुकिंग के लिए कर सकेंगे। इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। 1 नवंबर से नया नंबर ही काम करेगा। ग्राहकों को नए नंबर की जानकारी के लिए उनके निबंधित मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंडेन बुकिंग नंबर बदल गया है। कैश मेमो पर प्रिंट करके भी जानकारी दी जा रही है। इंडेन के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद अमीन ने कहा कि IVRS या SMS के लिए बुकिंग नंबर बदल गया है। नया नंबर 1 नवंबर से काम करने लगेगा। 1 नवंबर से LPG के कुछ नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को बिना OTP के गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके अलावा गैस उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। पैसा देने के बाद गैस उपभोक्ता के रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा और जब गैस एजेंसी का कर्मचारी गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने आएगा तो इसी OTP को दिखाना होगा, तभी गैस मिलेगी। इस वर्ष का अक्टूबर महीना शनिवार को ब्लू मून का गवाह बनेगा और इस दौरान एक महीने के भीतर दूसरी बार दुर्लभ पूर्ण चंद्र दिखेगा। आमतौर पर हर महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। हालांकि ऐसा दुर्लभ ही होता है कि एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है और ऐसे में दूसरे पूर्ण चंद्र को ब्लू मून कहा जाता है। 1 अक्टूबर को पूर्णिमा थी और अब दूसरी पूर्णिमा 31 अक्टूबर को होगी। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गणितीय गणना भी शामिल है। चंद्रमास की अवधि 29.531 दिनों अथवा 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 38 सेकंड की होती है। इसलिए एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होने के लिए पहली पूर्णिमा उस महीने की पहली या फिर दूसरी तारीख को होनी चाहिए। लुधियाना पुलिस ने नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के मामले में 6 करोड़ के मूल्य की नशीली दवाओं की दूसरी खेप बरामद की है, जबकि इससे पहले पुलिस द्वारा 4 करोड़ की नशीली दवाओं की खेप बरामद की गई थी, जो कुल आंकड़ा 10 करोड़ को पहुंच गया है। यह बरामदगी भी राजस्थान से की गई है, जो इससे पहले काबू किए गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर हुई थी। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लुधियाना पुलिस ने 17 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को काबू किया था। मामले में एक अन्य आरोपी को भी नामजद किया गया है। पुलिस की जांच अभी जारी है। ਪਿੱਛੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ किसी और जगह भी लुका के रखी हुई है। मधुबनी विधानसभा के उम्मीदवार लोजपा के प्रत्याशी अरविंद के प्रचार प्रसार में औद्योगिक प्रांगण में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने सभा को संबोधित किया। पासवान ने कहा, 15 वर्ष लालू का जंगल राज और 15 वर्ष सुशासन बाबू की सरकार सिर्फ कागज पर ही चली। राज्य में कोई विकास नहीं दिखाई दिया, एक भी इंडस्ट्री नहीं बनी, विकास के नाम पर सिर्फ लूट हुई। सभी जांच के विषय हैं, शराब बंद हुई लेकिन होम डिलीवरी चालू रही। यदि सरकार में आएंगे तो सभी मामलों पर जांच कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सजा के कारगर हो सकते हैं। कि ये समय है पिछले 30 सालों का हिसाब बराबर करने का। 30 सालों के जंगल राज और 15 साल के कुशासन। बराड़ा में लुटेरे बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े आधा दर्जन हथियारों के दम पर बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में तिजोरी खुलवाकर लाखों की लूट की। जेवर व कैश बड़े थैलों में भरकर फायर करते हुए बदमाश भाग गए। कस्बा बराड़ा में शाम करीब 5 बजे सरेआम देशी तमंचों और पिस्टलों से लैस आधा दर्जन बदमाशों ने एक ज्वेलर की दुकान में जमकर लूटपाट की।
लुटेरों ने दुकानदार व उसके साथी को गन पॉइंट पर लिया और दुकान में रखा लाखों का सोना व कैश लेकर फरार हो गए। दुकान में कुछ गड़बड़ होती देख पड़ोसी दुकानदारों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों के हाथों में हथियार देख वह पीछे हट गए। लूट के बाद बदमाश हवाई फायर करते हुए मौके से भाग गए। वही दुकानदार अपने साथ हुई इस घटना के बाद सदमे में है। वही दुकानदार के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दुकान मालिक के अनुसार लुटेरे लगभग 90 से 95 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस अधिकारी बल के साथ मौके पर पहुंचे। मैं अपनी शॉप पे बैठा था, शॉप पे बैठ के मैंने लगा कि कुछ अंदर कोई हलचल हो रही है। तो जब तक ये समझ लगी भी हो क्या रहा, तो कट्टों में कुछ सामान सुनार की दुकान से, लाठी गोविंद बुजुर्ग की दुकान से सामान कट्टों में डाल देते। जब हम अपनी शॉप से उठ के गए तो एकदम उनके हाथ में हथियार थे और हथियार देख के हम वापस आ गए और सारी दुकान जितनी भी थी जो अंदर उसके सामान था सारा लूट के ले गए। कल शाम लगभग 5 बजे हमारी दुकान पर डकैती हुई, जिसमें 5 लोग शामिल थे। सबके हाथों में हथियार थे जो कि रिवॉल्वर थी। सब ने हमारे सिरों पर तानी हुई थी। लगभग 90 से 95 लाख का हमारा नुकसान हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत धीमा चल रहा है और हमारी दुकान पुलिस स्टेशन से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर है। हम चाहते हैं कि हमारा सारा सामान हमें वापस मिले और चोरों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। शाम 5 बजे गोविंदवाड़ी के ऊपर में एक लूट हुई है। उसमें 100 लाख रुपये कैश और कुछ उनके ज्वेलरी गई हुई है और उसमें क्लोज हो गई है हमारी। उसमें लगे हुए हैं हमारी सारी टीम, CIS की टीम और हमारे पूरे थाने की टीम लगी है उसको ट्रेस करने में। मैक्सिमम फर्ट करेंगे अपने हम। दिन में ऐसी बाजार के अंदर ऐसी वारदात चैलेंज है हमारे लिए भी। देश में कोरोना के मामले 80 लाख होने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि कोरोना की वैक्सीन बन जाने के बाद हर देशवासी का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर अपनी सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि देश के आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वह पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी हर देशवासी का टीकाकरण किया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हर देशवासी के टीकाकरण के पीएम मोदी के इस आश्वासन से कोरोना वैक्सीन के फ्री टीकाकरण की खबरों को फिर से बल मिल गया है। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि भारत के दबाव में पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को छोड़ा था। पाकिस्तान की संसद में जनरल बाजवा को लेकर पाकिस्तान के मंत्री ने बयान दिया कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पिछले साल विपक्ष से कहा था कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को जाने दे वरना भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान ने आजाद कर दिया था। हालांकि अब भी उनके नाम से वहां सियासत जारी है। अब पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने दावा किया है कि तब विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है और इसीलिए अभिनंदन को छोड़ना जरूरी था। अयाज ने देश की संसद में कहा, कुलभूषण के लिए हम अध्यादेश लेकर नहीं आए थे। इस सरकार ने 1-2 महीने अध्यादेश छिपा कर रखा। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस नहीं दी थी जितनी सरकार ने। उन्होंने आगे कहा, अभिनंदन शाह महमूद कुरैशी उस बैठक में थे जिसमें इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया था। कुरैशी के पैर कांप रहे थे, उनके माथे पर पसीना था। कुरैशी ने कहा, खुदा का वास्ता अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में 16 जिलों की कुल 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं दाव पर हैं 1066 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला पहले चरण में होना है। पहले चरण में 2.14 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कोरोना महामारी के दौर में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षित मतदान के लिए हर पोलिंग बूथ में गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के पहले चरण में रोहतास जिले में मतदान कार्य समाप्त हो चुका है। जिले के मतदाताओं ने 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। पहले चरण में संपन्न रोहतास जिले में मतदाताओं द्वारा 39.41% मतदान किया गया।
पहले चरण में संपन्न विधानसभा चुनाव में चेनारी विधानसभा में 39.70%, डेहरी विधानसभा में 51.09%, दिनारा विधानसभा में 49.10%, काराकाट विधानसभा में 46.00%, करहगर विधानसभा में 53.38%, नोखा विधानसभा में 46.10% और सासाराम विधानसभा में 50.50% मतदान हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चारों विधायक तकरीबन 1500 सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा कर सिविक सेंटर पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करवाने के आरोप में मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश त्रिपाठी, कोंडली से कुलदीप कुमार, त्रिलोकपुरी से रोहित मेहरोलिया और मंगोलपुरी से विधायक राखी बिरलान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने विधायकों और प्रदर्शनकारियों को रोका तो प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर हमला करने का मामला भी आया सामने। इस घटना में कमला मार्केट के एसीपी अनिल कुमार समेत 9 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। आरोप है कि एसीपी की अंगुली को चबा डाला, जिससे उनकी अंगुली में फ्रैक्चर हो गया। डीसीपी संजय भाटिया ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान महामारी अधिनियम धारा 188 सरकारी कर्मचारी पर हमला एवं धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना वायरस के मामले अभी तक बढ़ते जा रहे हैं और हालात फिलहाल बेहतर होते नहीं दिख रहे हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि दुनिया भर में पिछले हफ्ते 20 लाख केस दर्ज किए गए हैं। महामारी फैलने के बाद से इतने कम समय में पहली बार इतने ज्यादा केस सामने आए हैं। हफ्ते भर में कोविड-19 के एनालिसिस के आधार पर WHO ने कहा कि लगातार दूसरे हफ्ते में यूरोप में सबसे ज्यादा 13 लाख केस सामने आए हैं। एजेंसी ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें भी यूरोप में देखी गई हैं। WHO ने कहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पहले के मुकाबले जितने केस सामने आ रहे हैं उनकी तुलना में मृतकों की संख्या कम है। एजेंसी ने यह भी कहा कि कोविड-19 की वजह से अस्पताल और आईसीयू में भर्ती होने वालों की संख्या 21 देशों में बढ़ गई है। मंगलवार को दर्ज किए गए 5 लाख मामलों में से आधे से ज्यादा अमेरिका, भारत, ब्राजील, रूस, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्रिटेन और मैक्सिको में से थे। निकिता हत्याकांड का मामला तूल पकड़ने के बाद फरीदाबाद के भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बुधवार सुबह निकिता तोमर के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। यहां पर उन्होंने परिवार से बात कर उन्हें सांत्वना दिलाते हुए शोक व्यक्त किया और कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुर्जर ने कहा कि मैं पीड़ित परिवार को आश्वस्त करता हूं कि इंसाफ की इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इनकी एसआईटी की मांग को मान लिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द मुकदमा चले और जल्दी इस पर फैसला हो, इस पर भी हम लगातार प्रयास करेंगे। निकिता हत्याकांड के बाद बुधवार को अपना घर सोसाइटी के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। मृतका के परिजनों को सांत्वना देने के लिए लोग सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। वायरल वीडियो के अनुसार 2 लड़के छात्रा को जबरन कार में खींचने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन जब वह कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर छात्रा को गोली मार दी। आज निकिता का बल्लभगढ़ के अंदर जो ये कांड हुआ है वो एक देखने वाली बात है। मैं उसको यही बताना चाहूँगा, ये सब लव जिहाद के नाम पर हो रहा है। आप जम्मू में देख लीजिए, आप कश्मीर में देख लिए, वो हमारा तिरंगा उठाने को तैयार नहीं है, वहाँ पे अपना एक कानून लाने को तैयार है। तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और मैं उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, जो लव जिहाद के नाम पर इस हिंदुस्तान को इसको ख़राब करना चाहते हैं, या तो सुधर जाएं, हिंदुस्तान की हिंदू की मुख्य धारा के अंदर लौट जाएं, वरना उनका हश्र 1947 में बाद उनको वापसी उनको पाकिस्तानी भेज दिया जाएगा। देखिए, अभी यहाँ का स्थानीय सांसद होने के नाते परिवार पर जो ये दुख की घड़ी आई है उसमें सहानुभूति व्यक्त करने के लिए मैं सांसद के नाते भी और हरियाणा सरकार के अन्य मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ पर उनके बीच आया। इस घटना का माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और हम सबको बहुत पीड़ा है। परिवार ने एक होनहार बेटी को खोया है और दिन दहाड़े जिस तरह ये अपराधी ने किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम। केंद्र सरकार ने दिल्ली
एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए नए कानून को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इप्का को खत्म कर उसकी जगह एक नया कमीशन बनाया जाएगा जो कि प्रदूषण को कम करने के कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। कमीशन को शक्तिशाली बनाया गया है। उसके आदेश का क्रियान्वयन न करने पर 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा बुधवार देर रात जारी किया गया अध्यादेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉर्निंग एरिया 2020 में भूरेलाल के नेतृत्व वाली अथॉरिटी इप्का को खत्म कर नया कमीशन बनाने की बात कही गई है। कमीशन के तहत 3 सब कमेटियां होंगी जिनमें प्रदूषण के स्रोतों की निगरानी और पहचान करेगी, दूसरी रोकथाम के लिए कानून का क्रियान्वयन करेगी, तीसरी सब कमेटी शोध और विकास का कार्य करेगी। बता दें कि हाल में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए नया कानून ला रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध 23 राज्यों में दिल्ली, झारखंड और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रदूषित राज्यों में दर्ज किए गए हैं। कार्बन कॉपी और एस्पायर लिविंग की तरफ से किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि दिल्ली एनसीआर और उससे सटे राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले सावधान हो जाए। अगर अब प्रदूषण फैलाए तो 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए केंद्र ने एक आयोग भी बनाया है। इसमें इसरो के प्रतिनिधि भी होंगे। यह आयोग ईपीसीए की जगह लेगा। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसके आदेश को सिर्फ एनजीटी में ही चुनौती दी जा सकेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने तथा इसके वित्त पोषण मामले में गुरुवार सुबह एक बार फिर श्रीनगर और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। इसमें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व प्रमुख जफरुल इस्लाम खान की संपत्ति भी शामिल है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी एनआईए की टीम ने श्रीनगर और बडगाम में गैर सरकारी संगठनों और ट्रस्टों के कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक इन गैर सरकारी संगठनों और ट्रस्टों पर आरोप है कि यह चैरिटेबल गतिविधियों के नाम पर देश विदेश से धन लेते हैं और उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने तथा इसके वित्त पोषण के लिए करते हैं। इस सिलसिले में बुधवार को बेंगलुरु के एक ठिकाने पर भी छापेमारी की गई थी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने जिन 6 एनजीओ पर छापेमारी की है उनमें चैरिटी अलायंस, जेके यतीम फाउंडेशन, फलाह ए आम ट्रस्ट, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, साल्वेशन मूवमेंट और J&K वॉइस ऑफ विक्टिम्स शामिल हैं। इनमें से चैरिटी अलायंस और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन दिल्ली में स्थित है, वहीं बाकी सभी जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से काम करते हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की चिंगारी एक बार फिर से भड़क सकती है। आरक्षण की मांग न माने जाने से नाराज गुर्जर समाज 2 दिन बाद सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। गुर्जर समाज ने भरतपुर जिले के बयाना में स्थित पीलूपुरा से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1 नवंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्थल पर महापंचायत होगी। गुर्जर समाज ने आगामी 2 दिनों में मांगे पूरी न होने पर 1 नवंबर को पूरे राजस्थान को जाम करने की चेतावनी दी है। इसी दिन नगर निगम के चुनावों के दूसरे चरण के तहत वोटिंग होगी। आंदोलन को लेकर बुधवार को बयाना के मारौली गांव में 36 गांव के गुर्जर समाज की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में गुर्जर नेता विजय बैंसला सहित और भी नेता मौजूद रहे। गुर्जर समाज ने आगामी 2 दिनों में मांगे पूरी न होने पर 1 नवंबर को पूरे राजस्थान को जाम करने की चेतावनी दी है। इसी दिन नगर निगम चुनावों के दूसरे चरण के तहत वोटिंग होगी। आंदोलन को लेकर बुधवार को बयाना के मारौली गांव में 36 गांव के गुर्जर समाज की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में गुर्जर नेता विजय बैंसला सहित समाज के पंच पटेल भी मौजूद रहे। इस महापंचायत में समाज की मांगे आगामी 2 दिन में पूरी नहीं होने पर 1 नवंबर को राजस्थान को जाम करने की चेतावनी दी है। वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि सभी मांगों का निस्तारण बातचीत से ही संभव होगा। सरकार ने गुर्जर नेताओं की वार्ता के लिए जयपुर आने का न्योता दिया है, लेकिन वे इससे सहमत नहीं हैं। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।